नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब विपक्षी गठबंधन के अगुआ रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, उससे सियासत में अगड़ा बनाम पिछड़ों की लड़ाई तेज होने वाली है। इस जंग में ओबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर है, क्योंकि जातीय जनगणना से साफ पता चल रहा है कि ओबीसी वोट बैंक किसके खाते में जाएगा। सरकार उसी की बनेगी। यही वजह है कि हाल ही के दिनों में पक्ष हो या विपक्ष, सबकी नजर ओबीसी पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चल दिया है। जिस जाति जनगणना पर खूब सियासी बवाल मचा हुआ है, अब उनकी रिपोर्ट जारी हो गई है। बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है, इसका खुलासा नीतीश सरकार ने कर दिया है। बिहार राज्य में हुई गणना के अनुसार पूरे बिहार की जनसंख्या 13,25,25,310 है। बिहार में हुई जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पिछड़ा वर्ग 27.13% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है। यानी दोनों को मिला दिया जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा 63% ओबीसी है। 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। अनुसूचित जाति के अंदर महादलितों में आने वाले मुसहरों की आबादी 3% है। वहीं सामान्य वर्ग 15.52% है, जिसमें भूमिहार की आबादी 2.86%, ब्राह्मणों की आबादी 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, जबकि कायस्थों की आबादी 0.60% है। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी जनसंख्या 2.87% है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जाति के लोगों की आबादी 14% है। वहीं धर्म के आधार पर भी आंकड़े सामने आ गए हैं। इसके मुताबिक हिंदुओं की आबादी 81.99%, मुसलमान 17.70%, ईसाई 0.05%, सिख 0.011%, बौद्ध 0.0851% और जैन आबादी 0.0096% है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुताबिक न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य के सभी धर्म और जातियों की गणना को संपन्न कराया गया है। बिहार की नीतीश सरकार का कहना है कि राज्यों में जातियों की संख्या और उनकी आर्थिक स्थिति का पता लगने से आरक्षण के लिए प्रावधान करने और विभिन्न योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी की मांग कर दी है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसे दशकों के संघर्ष का प्रतिफल बताते हुए कहा कि अब सरकार की नीतियां और नीयत दोनों ही जाति आधारित सर्वे के इन आंकड़ों का सम्मान करेंगे। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है। बेरोजगारी और
जातीय जनगणना को लेकर के। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड मांग लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि नीतीश बताए कि कितने लोगों को नौकरी दी, लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। देश के सियासत में जाति की ताकत महसूस कर कांग्रेस ने पहले ही इसके समर्थन का ऐलान कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना का कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि देश के सामने एकमात्र मुद्दा जातिगत जनगणना का है। केंद्र की सत्ता में आने के बाद हम सबसे पहला काम जातीय जनगणना कराएंगे। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। नीतीश के जातीय प्रयोगशाला में तैयार फॉर्मूला अब 2024 के चुनाव में कई सियासी दलों को अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर देगा। जाति की आबादी के मुताबिक अब सियासी बिसात के मोहरे फिट किए जाएंगे। अब देखना है कि 2024 में जाति की सियासत में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बिहार में जातीय जनगणना का डेटा जारी हो गया है। राज्य में राजपूत की आबादी 3.45%, यादव 14% यानी कि 14%, भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.65% और नौनिया 1.9% हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कह रहे हैं कि ओबीसी, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आप न्याय करना चाहते हैं तो पूरे देश में इनकी संख्या कितनी है ये जानना बेहद जरूरी है। मोदी जी इससे क्यों भाग रहे हैं? बिहार में जातीय जनगणना को लेकर किसने क्या कहा, किसका खिला चेहरा, कौन मुरझाया, किसने दिया क्या कुछ बयान, इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत शाही जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी भी हमारे बीच हैं, आपका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ आरजेडी बिहार के महासचिव आजाद गांधी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित सिंह भी फोन लाइन पर मौजूद होंगे। शाही जी, आज क्या क्या हुआ बिहार के भीतर, आपने सब कुछ देखा, सबसे पहले आप ही की प्रतिक्रिया। जी रेसू जी, देखिए बिहार में आज जो जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई, साधुवाद नीतीश जी को, उन्होंने इस रिपोर्ट को साझा किया आज देश की जनता के साथ। कुछ दिन पहले 2011 में जो कराया था इन लोगों ने, वो आज तक साझा नहीं हुआ। राजस्थान में हुआ वो नहीं साझा हुआ, कर्नाटक वाला भी नहीं हुआ। मगर इसमें कुछ बातें बहुत ही बेहतरीन नजर आई कि आज नीतीश जी को उस पर समीक्षा करनी चाहिए। नीतीश जी के उसमें किस तरीके से जो है, देखिए जातियों की बात आई कि कितनी किसकी संख्या है, तो ये लोग नारा भी लगाते रहे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो कुछ एक मैं देख रहा था आज, तो यहाँ पर कुछ बिरादरी है करमाली जैसे है, 1219 है पूरे बिहार में। सोचिए 13.5 करोड़ की जनसंख्या में कलंदर है 7,800, कौरा है 2100, कोरकू 102,
पोस्ता 338, खतौरी 1529, एकारू 190। अभी बहुत लंबी लिस्ट है, टाइम नहीं है उतना पढ़ने का। अब आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, त्रिपाठी जी बैठे हैं जेडीयू के प्रतिनिधि के रूप में जी, कितनी हिस्सेदारी, कितना आर्थिक लाभ इन बिरादरी को मिला है, कितनी नौकरियां इन्होंने दी हैं वहां, ये भी तो कम से कम जाहिर कर देते। आज ये देखने को मिला है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात ये लोग करते हैं, जिससे कि वर्ग ठीक है संघर्ष त्रिपाठी जी, उत्पन्न होता है। जो सवाल यहाँ पर कर रहे हैं शाही जी, जरा उन पर पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मेरे भी आपसे कई सवाल हैं। मैं अपना पूरा कर लूं थोड़ा सा। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, जी जो अभी आपने अहम मुद्दे उठाए हैं उसको लेकर हम पहले सवाल कर लेते हैं, उनका जवाब ले लेते हैं। जी सिंह साहब ने जो बात कही है, शाही जी, एक मौलिक सवाल हिंदुस्तान के सामने था आजादी के बाद। कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत पार्टी थी और कांग्रेस से लोग इतना परेशान हो गए थे, गैर कांग्रेस का बात का धारा 1962 और डॉक्टर लोहिया ने एक सवाल किया, सामाजिक सवाल किया, 100वें पांववें साल जब उन्होंने अध्ययन किया, बिहार का अध्ययन किया, उत्तर प्रदेश का अध्ययन किया और तमाम अन्य स्टेटों का अध्ययन किया, तो समाजवादी आंदोलन के क्षण करके चीज आई कि जो पिछड़ा वर्ग है इसको इसकी आबादी के अनुसार इसको लाभ नहीं। और 67 आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लगभग 9 राज्यों में सरकार कांग्रेस ही बदल और उसके बाद ये सवाल उठता रहा, डीपी मंडल का सवाल आ गया और डीपी मंडल एक पुराना जो हमारे पास आंकड़ा था उसी के आधार पे 52 पे आरक्षण की बात थी, लेकिन कांग्रेस उसको कहीं चारे को खुलने से परहेज करती रही और ये आकर के बीपी सिंह ने जब खोला है, जब आरक्षण दिया है देश आंदोलन, और जब देश आंदोलन हो गया, आज के मुद्दे पर तो राहुल गांधी ने आपकी इतनी तारीफ की है, आप तो कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में ले रहे हैं यहाँ पर। रत्नाकर जी क्या कहेंगे? मैं रत्नाकर जी से जवाब ले लेती हूँ। जहाँ सामाजिक सवाल रहा मैं स्पष्ट बात, मैं प्रोफेसर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट बात करूंगा कि मैं राजनीति आज यहाँ भटक रही है कल वहां भटक रही है, नहीं बात करूंगा, लेकिन जो तथ्य है तो हिंदुस्तान के सामने तथ्य है, नौजवानों के सामने जो तथ्य है उसको मैं रखना चाहता जी। उसके बाद जब ये सवाल आया कि मंडल साहब का जो लागू हुआ और उस देश में थोड़ा सा तहलका भी मच गया जब वो मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इन्होंने रथ यात्रा और माननीय लालू प्रसाद यादव ने उस यात्रा को रोकने का प्रयास, वहां से कहानी शुरू, उसके बाद से उसके डायरेक्ट लोगों ने बंद कर दिया और हमारी तमाम रीजनल पार्टी। चलिए सर, ये एक बहुत लंबी स्टोरी यहाँ पर हो जाएगी क्योंकि डिबेट 1 घंटे की ही है, बाकी लोगों को भी मुझे मौका देना है। रत्नाकर जी क्या कुछ कहेंगे? तो जहां तक सवाल आप कह रहे हैं क्या किया नीतीश कुमार, मैं आपको बताना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि 50% महिलाओं का आरक्षण ऐतिहासिक है, अति पिछड़ा का आरक्षण ऐतिहासिक है, अति दलित का आरक्षण ऐतिहासिक है, नशाबंदी ऐतिहासिक है, बिहार की सड़कों का चमाचम सड़कें हो गई है। जी मेरा जवाब बनता है त्रिपाठी जी को, रत्नाकर भाई के समय से मैं 30 सेकंड लेना चाहता हूँ। विकास का रास्ता जी। और हिंदुस्तान की बात, बिहार की बात कर रहा हूँ, जीडीपी उसका देश के आरजेडी को भी मौका दीजिए सर, सबको मौका मिलेगा। हम तो रत्नाकर जी से कह ही रहे हैं इतनी देर से, हम तो रत्नाकर जी से कह रहे हैं, रत्नाकर जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, फिर कहेंगे कि मुझे मौका ही नहीं दिया। रत्नाकर जी का हमारा एक वो कभी होता है, एक लंबे अरसे तक जब कोई हिंदुस्तान में कोई छूने तैयार नहीं हो गया, उसको जो है देखिए अब तो आजाद गांधी जी भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर साहब हो गया, अब बस कर दीजिए, अब बस कर दीजिए। अब देखिए अब आपके इंडिया गठबंधन वाले ही आपको सुनना नहीं चाहते हैं, क्या करें त्रिपाठी जी? हाँ, एक लंबे अरसे तक गठबंधन में रहे और नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, नीतीश कुमार पे कोई प्रश्न करने की कोई मौका नहीं है,
लगभग 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर एक भी भ्रष्टाचार नहीं है, एक भी परिवारवाद नहीं है, चलिए नहीं है। रत्नाकर जी आज शायद कुछ बोलना नहीं चाहते हैं आप। अब मैं इतनी देर से आपसे बोल रही हूँ, अब आप हाथ उठा रहे हैं, तब से मैं आपको मौका दे रही हूँ। जी क्या होता है जब आदमी बोलता रहता है बीच में बोलने से। सर वो तो बोलते रहेंगे, 1 घंटे की डिबेट है, खत्म हो जाएगी। वो प्रोफेसर रहे हैं, ये सोचिए वो 3 घंटे भी बोल सकते हैं। देखिए मौका दीजिए मैडम, मौका आंकड़े दीजिए। आए हैं निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत जो है ये कदम है जी और नीतीश कुमार को साधुवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने उनके भागीरथ प्रयास से जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम अवरोधों के बावजूद भी उन्होंने जातीय जनगणना का जो डेटा अपने राज्यों में बताया है, जो घोषित किया है, निश्चित रूप से उसमें बहुत सी जातियों का कल्याण जो है छुपा हुआ है और उनका कल्याण होगा इन डेटा। मैं ये कहना चाहूंगा रेशु जी कि न्याय की हम बात करते हैं और सामाजिक न्याय तब तक अधूरा है जब तक हमें ये नहीं पता है कि इस देश में कौन सी जाति कितनी संख्या है। क्योंकि नीतियां जब सरकार की तय होती हैं, चाहे राज्य की नीतियां हो चाहे केंद्र की नीतियां हो, जब नीतियां तय होती हैं तो निश्चित रूप से संख्या के आधार पर ही नीतियां तय होती हैं और जो फंड एलोकेशन हो चाहे रिजर्वेशन हो चाहे जो भी नीतियां हैं तमाम वो उसके आधार पर ही तय होती है। इसलिए जातीय जनगणना कराना अति आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी ने तो हर बार ये मुद्दों को उठाया और कहा कि जातीय जनगणना बिल्कुल होनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जातीय जनगणना कराती है या हमारे 2011 के डेटा को नहीं बताती है लोगों को तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। अच्छा ठीक है, हाँ इस बात को इसको तो राहुल गांधी कह ही चुके हैं, लेकिन आजाद गांधी जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 15 साल और लालू यादव को अपने 18 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी देना चाहिए था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों का क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। और वो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले तो आज जातीय जनगणना का जो आंकड़ा पेश किया है नीतीश कुमार की सरकार ने और तेजस्वी यादव जी ने दोनों मिलकर के आंकड़ा पेश किया। हम दोनों नेताओं को मेरे पास शब्द नहीं है, बिहार की ओर से हम बधाई पहले देना चाहते हैं। गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं अब उनको पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल जब से सरकार में थी प्रत्येक वर्ष हम रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे और प्रत्येक विभागों का भी रिपोर्ट हम जारी करते थे कि किस विभाग में कितना पैसा आया और कितना हमने खर्च किया। अभी जो वर्तमान में जो गिरिराज सिंह जी का कहना है कि कितनी नौकरियां, अरे नौकरियां तो इनको न पूछिए, 15-16 साल तो ये भी शासन में थे, अभी तो हमको 6 महीना हुआ शासन में। 6 महीना के शासन काल में हमने लगभग 1 लाख से ऊपर नौकरियां दे डाली है। डेली वैकेंसी निकल रहा है, पर डे वैकेंसी निकल रहा, दरोगा का, सिपाही का, हम लोगों ने योगदान करा दिया है। हम लोगों का जो टारगेट था 10 लाख का, वो 10 लाख हम लोग पूरा करेंगे 1 साल के अंदर। शाही जी, डेली वैकेंसी निकल रही है बिहार में और आप लोग उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं, ये तो बहुत गलत चीज हुई। नहीं, उनका व्यक्तिगत बात है, उनको उतना ध्यान नहीं देते। पहला बात ये है आजाद जी, अभी आज जो आंकड़े पेश हुए हैं, आजाद जी आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था, अभी आपकी बोली निकलने लगी। रत्नाकर जी नहीं बोल रहे हैं, आजाद गांधी जी, रत्नाकर जी नहीं बोल रहे हैं। पहले मेरा बात सुना जाए जी, आप बोलिए। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अति पिछड़ा समाज के साथ जो दुर्व्यवहार किया, सौतेलापन किया, आज सामने आ गया कि जिसकी आबादी 4,70,80,514 हो, यानी बिहार में सबसे ज्यादा आबादी गरीबों की, छोटे समाज की आबादी है। पहले भी लोहिया जी बोला करते थे सदन में, जब कुछ ही समय के लिए सांसद बने थे तो बोला करते थे जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा पेश करे न कि 9 साल के शासन काल में, 10 साल के शासन काल में केंद्र सरकार में कितना अति पिछड़ा बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम किया, कितने लोगों को नौकरियां दी भारत सरकार ने, समाज के वंचित वर्ग को कितने लोगों को टिकट दिया। अब तो पर्दा खुल गया मैडम, जो चश्मा लोग लगाए हुए थे अब नीतीश कुमार ने सबके आंख में ऐसा चश्मा दे दिया है
कि सब अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब बताइए, ये अनुसूचित जाति की आबादी कितना, 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68, माने इतना बैकवर्ड की आबादी 27%, यानी आबादी के हिसाब से देखा जाए, ठीक शहीद जगदेव कहा करते थे, 1 मिनट, शहीद जगदेव को लोगों ने गोलियों से भून डाला, उनका क्या नारा था? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं अश्विनी शाही जी से। वो जमाना अब मौका दीजिए ना, देखिए डिबेट में 4 लोग बैठे हैं सर, आज गांधी जी का है तो 4 लोग बैठे गांधी जी के हैं। बंदर बनकर थोड़ा सा सुनिए, कान और आँख नाक बंद करिए, सुनिए थोड़ा सा गांधी जी। सच्चाई आएगी। गांधी जी जवाब तो लीजिए भाई। आप देखिए कितना आप टिकट दे रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को कितना दे रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछने तो दीजिए, जवाब तो तभी देंगे, जवाब तो वो तभी देंगे जब आप पूछने नहीं देंगे तो जवाब कैसे देंगे? शाही जी जो सवाल इन्होंने किए हैं उसका तो आप जवाब दीजिएगा ही। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब लेंगे जी शाही जी, लेकिन चुनाव से हम इनसे यह जानना चाहते हैं, जो देश की बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, दुनिया की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, हाँ। आज जो मुख्यमंत्री ने जो आईना स्वरूप पेश किया है, इसके लिए इनका क्या कदम रहेगा? क्योंकि हम तो हमेशा गरीबों को व्यवस्था किए, हमने MLC बनाया, MLA बनाया, राज्यसभा में भेजा, हम भगवतिया देवी पत्थर चुनने वाली। सर सब कुछ आपने ही बनाया, अब उन्होंने क्या किया, वो तो पूछने दीजिए ना, सब कुछ आप ही ने कर दिया। चलिए सब कुछ आपने कर दिया। मैं समाप्त करता हूँ जी, ठीक है, धन्यवाद सर। शाही जी चुनाव से ठीक पहले आपने महिला आरक्षण का कार्ड खेला, अब बिहार में जातिगत जनगणना का कार्ड आ गया है। आप वोटों को पहले सांप्रदायिक फिर लैंगिक आधार पर ध्रुवीकरण कर रहे थे, अब सब तरफ जाति ही जाति होगा। देखिए, हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देते हैं, और हमने तीनों भाइयों को सुना, थोड़ा सा एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि सबकी जितनी संख्या भारी, अच्छी बात है। आज इस आरक्षण जो अभी आया है जाति जनगणना, इसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू है। इंटरेस्टिंग पहलू ये है, ये बताया गया ब्राह्मण कितने हैं, राजपूत कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, बनिया कितने हैं, कोयरी कितने हैं, सब बताया गया। लेकिन एक चीज और बताया गया कि 17.70 मुस्लिम हैं। उसमें ये नहीं बताया गया कुरैशी कितने हैं, अंसारी कितने हैं, घोसी कितने हैं, ये नहीं बताया गया है। यही बताया गया कि 17% है। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, सुनिए, मेरे पास भी है। अब आप जवाब सुनिए, अगर अब देखिए, अरे भाई आजाद जी रुक जाइए, बीच में बोलेंगे तो फिर डिबेट खराब होगी, ज्यादा डिबेट खराब होगी, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा यहाँ, अरे थोड़ा धैर्य रखेंगे, मुस्लिम थोड़ा धैर्य रखिए। ज्यादा बोलने से आत्मा खराब हो जाता है, थोड़ा बोलने से भाई। लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, मेरे पास भी लिस्ट है, मेरे पास भी लिस्ट है। पूछे ने कौन जात के? अब देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से, कितने उनके पास जो है बताइए, यादव मंत्री कितने हैं? 12%। उनकी संख्या कितनी है? 14% वहाँ है, 12 मंत्री उनके बनाए गए 12%। 6% अति पिछड़ों के मंत्री बनाए हैं, और इतनी बढ़िया है जिसकी जितनी संख्या भारी। तो कल वो एक माइलस्टोन साबित करें कि कल इस्तीफा दे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे, ज्यादा अच्छा। 14% वो है, 2% कुर्मी है, तो ये कुर्मी जाति से आते हैं तो हटाए, अपने आप को वहां से शुरुआत करें ना, इस्तीफा दे वहां से। लेकिन अब आप ये नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, इतनी देर से आजाद गांधी जी ने भी बोला, त्रिपाठी जी ने भी बोला, हमारे भाई को तो बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि राहुल गांधी जी बड़ाई कर रहे हैं, तब तक अचानक जो है इंडिया गठबंधन का दूसरा उसमें आ गया। मेरा ये कहना है, देखिए, हम लोग किसी चीज के खिलाफ नहीं है। लगभग जो है 2600 कुछ जातियां ओबीसी में हैं। आप लोग किसी चीज के खिलाफ नहीं है, सबसे ज्यादा बयानबाजी भी आप ही के मंत्रियों की तरफ से हो रही है। नहीं, अब देखिए, मैं आपको रेसू जी एक आंकड़ा भी मैं आंकड़े पर बात कर रहा हूँ। 2633 ओबीसी जातियां हैं, जिसमें 97 जातियां 27% में 10% आरक्षण का लाभ उठा रही हैं।
382 जो है 9% का उठा रही हैं, 534 6% का उठा रही हैं और 1674 2% का उठा रही हैं। अब आप बताइए ये विसंगति है या नहीं है? उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? आर्थिक जो ढांचा था उसको इन्होंने आर्थिक समीक्षा किया, आर्थिक सर्वेक्षण जारी नहीं किया। 15 लाख का क्रीमी लेयर है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आज अगर 1500 कुछ मुद्दे आपने जातियां, उठाए हैं सर यहाँ पर, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगी। के त्रिपाठी जी से भी आज लेकर कर रहे हैं हम चर्चा। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, चुनाव से पहले सरकार अपने कामकाज का ब्यौरा देती है। आप लोगों ने जाति का आंकड़ा देकर एक नई परंपरा और एक नई राजनीति की शुरुआत की है। ये सर सब उस बिहार में हो रहा है जहां निरपेक्ष शासन के उत्कृष्ट सिद्धांत रचे गए, जिस बिहार को राजनीतिक रूप से सबसे सजग माना जाता है। रेशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार की धरती राजनीति के रूप में सबसे बड़ी फर्टाइल, चाहे वो आजादी की लड़ाई चंपारण से, चाहे जयप्रकाश बाबू गांधी मैदान से उनका आंदोलन हो, और चाहे ये जो बिहार का हिंदुस्तान पहले एक सीएम है जो जातिगत जनगणना करा करके जनता के सामने उसको रख रहे हैं। कई प्रदेशों में जातिगत जनगणना कराई, किसी की नहीं, उसको सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं। तो एक मैसेज बिहार जो जा रहा है वो देश के लिए एक इतिहास बनेगा। इसमें अभी बहुत जल्दी बहुत कह देना कि जो मिलना चाहिए, जो लाभ जातियों को हमारे जो समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए, जो क्रीमी लेयर है तो ऐसे हैं जो निचले वाले का हक पूरा दे रहे हैं, उसमें भी माननीय नीतीश कुमार शाही जी जैसा कि कह रहे हैं के त्रिपाठी जी कि ये एक संदेश एक इतिहास रचेगा। आपको लगता है कि संदेश एक इतिहास रचने वाला है? ऐतिहासिक काम और ये आज जो काम हुआ है, इस काम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने घोषित किया, अच्छी बात है, घोषित करना चाहिए और किया उन्होंने सेंसस कराया। रत्नाकर जी ने तो राजस्थान में भी कराया, नहीं घोषित किया, दिल्ली में भी कराया, नहीं घोषित किया, कर्नाटक में भी कराया, नहीं घोषित किया, लेकिन आज घोषित किया तो ऐतिहासिक चीज है। मगर क्या उस पर अमल हो रहा है? क्यों? मैंने कहा ना कि कितने लोगों को वहां अपने मंत्रिमंडल में रखा है, कितने लोगों को किसको वहां रखा है। 97 जातियों को 10% का आरक्षण क्यों मिल रहा है? ये विसंगति क्यों है? इसको कौन दूर करेगा? इसको भी तो नीतीश जी को आगे आकर दूर करना चाहिए। जो रोहिणी कमेटी हम लोगों के यहाँ से बनाई गई थी, वो इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाई गई थी कि 1600 से ज्यादा जातियां अगर 2% का आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जैसे मैंने कई गिराया 93 लोग हैं अगर एक जाति में, क्या उनको लाभ मिला? शिक्षा का अधिकार मिला उनको नौकरी में आरक्षण का लाभ मिला कि वो 10% में है या 2% में है? तो अभी भी विसंगति जारी है, लेकिन विसंगतियों को अगर दूर कर लें तो हमको तो लगता है कि नीतीश जी अमर हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं दूर करेंगे क्योंकि ये लोग विसंगति पैदा करने के लिए ही ये सब चीज कर रहे हैं। जी, इस पर एक टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी आजाद गांधी जी। देखिए शाही साहब, बड़ा आपने एक मुद्दा उठाया। आपको बिहार नजर आ रहा, राजस्थान नजर आ रहा, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जहाँ यूपीए की सरकार है, वो आपको नजर आ रहा है। अगर आपको ज्यादा दर्द ओबीसी से है, आरक्षण देने की बात है, रोहिणी कमीशन को सुधारने की बात है, तो क्यों नहीं आप घोषणा कर देते कि संपूर्ण भारत में जातीय जनगणना मेरे खर्चा से होगा, केंद्र के खर्चा से होगा। केंद्र में आपकी सरकार है ना, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, यहाँ कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता रत्नाकर भाई बैठे हुए हैं, हमने जितना भी वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। अभी आप देखिए ना, कर्नाटका में हमको 4 महीना सरकार बने हुआ, हमने 4 महीना में बिजली यूनिट से लेके हमने सब दिया, लेकिन महिलाएं पूछ रही है बस कब फ्री करेंगे? आज उसका दिन नहीं है, आज दिन है हमारा जो जनसंख्या जातीय जनगणना बिहार में हुआ है। ठीक उसी तरह से आप अभी घोषणा करिए, आप बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी को बोलिए जो कान में रुइया देके बैठे हुए हैं, उनको कहिए कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर करावे घोषणा। आपको लगता है बीजेपी कभी ऐसा करेगी? आप देखिए, मेरा मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है और चुनाव के बाद आप देखिए हम कर्नाटका में भी
हम घोषणा करने जा रहे हैं कि वहाँ भी जातीय जनगणना होगा। आपने घोषणा करी, चलिए इस पर तो कम से कम रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। आप खाली डुगमुग नीति पर दिग्भ्रमित कर, भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है दिग्भ्रमित करना। जनता को तो आपने दिग्भ्रमित कर दिया, देश को दिग्भ्रमित कर दिया, देश को बेच दिया। अरे हमने तो तेजस्वी यादव को कहा कि कल मुख्यमंत्री बना दें, आप तो जो है गांधी जी बुरा मान गए। उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। रत्नाकर जी, जाति जनगणना के साथ जातियों की आर्थिक स्थिति का भी आंकड़ा इकट्ठा करना चाहिए था। जब जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति अधिक कह सकते हैं कि स्पष्ट हो पाती, सामाजिक न्याय के लिए जाति जानने से अधिक जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति जानना जरूरी है, क्या आपको नहीं लगता? देखिए रेशु जी, पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की बातों को जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों नहीं चाहते हैं जातीय जनगणना। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आज के परिदृश्य में संविधान में जिस प्रकार आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिस प्रकार केंद्र सरकार की नीतियों में संख्या के आधार पे फंड का एलोकेशन या रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर सुविधाएं दी जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उसके आधार पे सबसे पहली प्राथमिकता तो यही है कि कौन सी जाति कितनी है इस संख्या में इस देश में, उसके आधार पे सबको न्याय मिलेगा और सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसलिए जाति जनगणना एक फॉरमोस्ट नेसेसरी थिंग है अभी की। दूसरी चीज आपने कही, आर्थिक जो है आंकड़े भी जरूर इकट्ठा करने चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से। लोगों के आर्थिक आधार पे भी जो है आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए और आर्थिक आधार पे भी जो नीतियां बननी चाहिए और उन नीतियों के हिसाब से, और जो समाज में मुख्य धारा में नहीं आ पाता है, अब कहीं न कहीं आर्थिक मजबूरियां है उसके साथ जुड़ी हुई, तो निश्चित रूप से उसको आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको ये अगला कवायद है जो संभव है कि वो भी हो जाए। लेकिन पहली प्राथमिकता थी कि जातीय जनगणना के आधार पे सभी जातियों को समानता का अधिकार मिले, एक जाति को जो जितना अधिकार मिल रहा है और दूसरी जाति को भी उतना ही संख्या के आधार पर अधिकार मिले, पहली प्राथमिकता ये थी। अब सुनिए दूसरी चीज, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय जातीय जनगणना के बारे में क्यों इन लोगों विरोध करते, क्यों ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना न हो देश, इसके पीछे मूल कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक समाज की राजनीति करना चाहती है। ये बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज से लड़ा करके और वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है, इसलिए यह जातीय जनगणना नहीं चाहती। अगर ये सच्चे हितैषी होते तो ये जातीय जनगणना का विरोध क्यों करते? अरे भाई, जो प्रधानमंत्री खुले मंच से आकर कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूँ और वोट मांगने का काम करते हैं, जब ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव होता है जब भी तो कहते हैं कि आदिवासी समाज से है इसलिए आप वोट दीजिए। तो जातियों के नाम पे जब ये वोट मांगते हैं, जब खुद को ओबीसी का समाज से बताते हैं और कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से हूँ, तो आखिर में पिछड़े समाज का भला ये क्यों नहीं चाहते हैं? प्रश्न चिन्ह यहाँ पे है। इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है। अगर जातियों की संख्या पता चल जाती है तो हर आदमी अपने हक की लड़ाई लड़ना शुरू कर देगा। तो ये चाहते नहीं है, ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, इसलिए ये जातीय जनगणना कभी नहीं होने देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी है ना आजाद गांधी जी, आपसे मेरा सवाल है, समेकित विकास करने और सब तक समान रूप से राजकीय सुविधाएं पहुंचाने में सर जाति जानना क्यों महत्वपूर्ण है? आप इस पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? देखिए, ये जातीय जनगणना जो हुआ है, रत्नाकर जी, मैं एक्नॉलेजमेंट दे दूं बिहार के बारे में कि इसमें आर्थिक भी जनगणनाएं, आर्थिक संबंधी भी रिपोर्ट आपको जल्दी प्रेषित किया जाएगा। इसका भी हुआ आंकड़ा लिया गया है लोगों से, हर घर जा करके उसकी हालात क्या है, वो क्या कर रहा है, गाड़ी कितना है, घोड़ा कितना है, क्या कर, ये सारा रिपोर्ट। चूंकि देखिए प्लानिंग कमीशन का अब दूसरा नाम नीति आयोग हो गया है, तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाती है या विकास के लिए बनाती है, तो अब जाति आधार पर बनेगा, क्योंकि उस जाति का हालात क्या है, उस जाति का राजनीतिक वर्चस्व क्या है, कितने लोगों को राजनीतिक वर्चस्व मिला। ये कोई साधारण आज चीज नहीं हुआ। आज का इतिहास, आज ऐसा इतिहास लिखा गया है कि इतिहास के पन्नों पर
जब तक दुनिया रहेगा, संसार रहेगा, सृष्टि रहेगा, इन चीजों का नाम रहेगा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी का साहसी कदम, साहसी पहल का। आप देखिएगा कि अरे सर, अभी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है, आप तो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, अभी से जैसे नारा लगाना शुरू कर दिया आपने डिबेट में। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो प्रधानमंत्री महोदय से ये पूछे कि जब नीति आयोग से जब प्रोजेक्ट बनेगा, जब गरीबों के लिए योजनाएं बनेगी, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का रोल क्या रहेगा? हमको तो जो करना था तो कर दिए। आपने जो करना था वो तो कर दिए, लेकिन के त्रिपाठी जी, सबका सम्यक विकास स्टेट की प्रतिबद्धता है। सर, स्टेट का बेनिफिट देने में जाति देखने की आवश्यकता क्यों है भला? देखिए रेशु जी, कभी कभी समाज का कुछ ऐसा तबका होता है जो देश की मुख्य धारा में नहीं आ पाता, और इसके लिए डॉक्टर भैया और जितने भी समाजवादी चिंतक थे, सबने एक विशेष अवसर की बात। कभी कभी देखिए आप देखिए, गांव अगर देखा जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गांव के जनता का एक अलग भारत है और जो शहर रह रहे हैं उसका अलग भारत है। तो उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है, बेहतर एजुकेशन मिल रहा है, और लेकिन जो गांव के विद्यार्थी हमारे हैं वो जितना उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो दो तरीके का भारत काम से तैयार हो चुका है, चाहे वो एजुकेशन चाहे वो। ठीक है सर, मैं आपकी बात को मानती हूँ, आपकी बात को मैं बड़ा करती हूँ त्रिपाठी जी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए सर कि यदि जातीय भेदभाव है तो ये भी आपकी सरकार की असफलता है। आप सत्ताधारी हैं, आंदोलनकारी नहीं है। देखिए, हम सत्ताधारी हैं, हमने काम किया है, हमने उसको और ग्रास रूट तक ले जाना चाहते हैं। जो लोग और नहीं लाभान्वित हुए हैं उनको हम देना चाहें कि जैसे तमाम दूसरी जातियों में बहुत अच्छी जाति है जो बात आगे चल के भलाई को लेते नहीं है, तो जो निचले तबके के लोग हैं उनपे उनका जो लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए हमारी ये प्रयास और एक प्रयास हिंदुस्तान के लिए कि वो कहाँ उनको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए। जो हमारे गांव के लोग हैं वो कैसे ऊपर आ जाए, जो अंतिम पायदान पे खड़ा है आदमी उसको कैसे हम लाए। क्या आज तक 70 सालों में उसको सोचने की प्रधानमंत्री एजुकेशन में लाभ मिला है? ये हमारा सर्वेक्षण है और इसी के आधार पर योजना। शाही जी, आप सहमत हैं? इसके आधार पर मुख्य धारा में जवाब देना चाहूंगा त्रिपाठी जी। देखिए त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं कि हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक व्यवस्था में हम करना चाहते हैं, उस शैक्षिक व्यवस्था तो दिखाई दे रही है। अगर मंगरू को और कटवारू को उस गांव में बताया जाएगा कि वो नाऊ और धोबी है, तभी ये काम करेंगे, नहीं तो ये नहीं करेंगे। अभी तक तो इन्होंने छोड़ा हुआ था, अब आज घोषित हो गए अब वो घोषित हो गए रेशु जी कि मंगरू नाऊ है और कटवारू धोबी है, तब ये विकास करेंगे। उसके पहले ये विकास नहीं कर रहे थे उनका। तो कितनी असामाजिक और कितनी विसंगति के साथ ये सरकार चला रहे थे, और वो सरकारों में ये देखने को मिल रहा था जो अभी त्रिपाठी जी कहे कि शराबबंदी, ये वो बड़ा माइलस्टोन एक रिपोर्ट अभी आया था, पढ़ा नहीं आपने? महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है और बिहार में बंदी है, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा शराब आपके यहाँ बिक रही है। पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है, ये रिपोर्ट आई है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जो आज मंगरू और कटवारू की बिरादरी बताकर आप उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे, तो मैंने जो 93 हो कोयरी क्या कुर्मी इसका हम जो बता रहे थे कि जिसमें 900 800 2000 लोग हैं, क्यों नहीं विकास किया आपने? क्या किया उनके लिए? उनके कितने लोगों के लिए आपने कोचिंग संस्थान खोले? कितने लोग आपके वहां से पलायन नहीं कर गए? ये बताइए तो। इतने दिन से आज मुख्यमंत्री है नीतीश जी। जवाब देना चाह रहे हैं आजाद गांधी जी, जवाब देना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, एक मिनट जो शाही जी ने बात रखा कितने कोचिंग संस्थान खोले, आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हर एक विद्यालय में कोचिंग संस्थानों की अलग से व्यवस्था की गई है। अगर वो कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो अलग से हमने उसके लिए
1.5 लाख रुपया सालाना भी देने सारे का घोषणा किया। मुखर्जी नगर के सारे बच्चे वापस लौट रहे हैं बिहार। आप सुनिए ना, सब बिहार लौट रहे हैं मुखर्जी नगर से। पूरे बिहार में मैडम मातम लोग मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसा मातम मना रहे हैं कि कितने लोगों के घर में आज खाना नहीं बनेगा। दिल्ली से सारे बच्चे वापस लेने फुल हैं, जहाज फुल है। दिल्ली से सब लोग चल दिए हैं वहीं कोचिंग में, वहीं पर रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे। तो जगदेव जी का नारा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन अब नहीं चलेगा। ये नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है। और आपको तकलीफ हो रहा, पेट में पीड़ा हो रही है कि लोग अपनी आबादी के बारे में जान गए हैं, तब अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आपके भी दल में हमारा जो अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अब लड़ाई लड़ेगा कि टिकट दो। अच्छा, 52% हमको 52% वोट मिला हमको, ज्यादा समय है बस सब मिला के हमारा 19 का वोट देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए। सबका साथ सबका विकास का नारा है, जो कि ये वोट मिलता है। ये जातिगत संघर्ष, वर्ग संघर्ष, इससे वोट नहीं मिलता है। जनता आजकल समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी है। अब वो लालू जी वाला भग बुड़बक वाली नहीं रही, अब होशियार है। वो लालू जी को जानती है कि लालू जी चारा खाते हैं और बघेल साहब गोबर खाते हैं। आज जनता जान गई है। चलिए, लालू जी की और नीतीश जी की सबकी बातें हम यहाँ करेंगे। चर्चा का एजेंडा जाति का फंडा, इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। शाही जी, बिहार सरकार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्षधर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराएंगे। मतलब वो पहले ही चुनाव होने से पहले ये मानकर बैठ गए हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनने जा रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत कुछ बातें कहते रहते हैं। वो तो आतंकवादियों को भी जी कहते हैं और सब कुछ उनके साथ संस्कार बहुत है। अच्छी बात है जातिगत जनगणना कराएं, लेकिन मैंने अभी 2 बार दोहराया, तीसरी बार दोहराने जा रहा हूं। 2011 में जातिगत जनगणना इन लोगों ने कराया था, 14 तक सरकार में रहे, क्यों नहीं घोषित किया? राजस्थान में कराया, क्यों नहीं घोषित किया? कर्नाटक में कराया, क्यों नहीं घोषित आप ही से जवाब लूंगी। और कांग्रेस के इंडी अलायंस का के सदस्य आजाद गांधी जी हैं, ये रत्नाकर जी ने नहीं कहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका 2% वोट भी नहीं है वहां पर। तो ये स्थिति है। देखिए, कहना और करना। अभी महिला आरक्षण का जो बिल आया, हम कानून बन गया अब, नारी शक्ति बंधन, उसमें किस तरीके से भागते हुए सब लोग आए और जिंदाबाद करके हाथ उठा दिए। 10 साल से क्यों रोक के रखा था इन लोगों ने? भाग कर कैसे नहीं आते? आपने भी तो एकदम आपात सत्र बुलाया था ना, और पता ही नहीं था कि करने क्या जा रहे हैं। आरजेडी के एक नेता है अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्या बोल रहे हैं, लिपस्टिक वाली लड़कियां वहां पहुंच जाएंगी। अब बताइए, नारी सम्मान यहाँ हो रहा है, एक जगह जातीय जनगणना करा रहे हैं आप, क्या सम्मान हो रहा है? शरद यादव जी क्या कहते थे, परकटी पहुंच जाएंगी वहां। तो ये तो किस तरीके से नारी का सम्मान हो रहा है। उसी तरीके से आज जो जातीय जनगणना हुई है, फिर आप देखिएगा ये वर्ग संघर्ष को पैदा करेगा, जो कि जिसकी नींव आज बिहार में पड़ चुकी है। ठीक है, रत्नाकर जी। देखिए, तमाम चीजें हैं कहने के लिए, मैं कहाँ से शुरू करूं वही मैं अभी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। को भी देखते हुए महिला आरक्षण से शुरू करूं कि जातीय जनगणना से शुरू करूं, तमाम चीजें हैं बोलने के लिए रेशु जी। पहले मैं महिला आरक्षण से ही ले लेता हूँ, फिर 2-3 पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा नहीं जी। कितने बड़े महिला हित है इसमें। 9.5 साल के बाद सत्ता में रहने के बाद इनको याद आता है कि नहीं महिलाओं के लिए कुछ करो, नहीं तो वोट मिलेगा नहीं। और वो कानून जो पारित कराते हैं लागू कब करेंगे भाई? वो जब महिलाओं के अगला जनरेशन आ जाएगा तब लागू करेंगे। ये प्रश्न बड़ा है, खड़ा है। इस प्रश्न का जवाब ये दे सकते हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है, आप महिला हित ऐसी है तो आप जिस तरह से संख्या बल में तो आप हर जगह भारी हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, जिस तरह से आपने राम मंदिर का निर्णय करवाया, जिस तरह से 370 हटवाया, जिस तरह से कृषि कानून बिल आनंद फानंद में लेके आए संख्या बल के आधार पे, क्यों नहीं लागू कराते हैं भाई? महिलाओं को आज ही फायदा मिलना चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं। ये नियत ही नहीं है महिलाओं का भला करने के लिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा मैं जातीय जनगणना के बारे में। देखिए, ये देखिए, आज ये जातीय जनगणना को कह रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा होगा।
मतलब एक वर्ण दूसरे वर्ण से लड़ाई लड़ेगा। अरे भाई, जातीय जनगणना किसके हित में है और क्यों कराई जाती है, पहले वो चीज समझने की कोशिश करिए और अपने लोगों को भी समझाइए। जातीय जनगणना से समाज में समानता का अधिकार मिलेगा। नीतियां जो तय होती हैं केंद्र की, वो नीतियों में उनकी संख्या के आधार से उनको फायदा लाभ मिलेगा। अभी ये मैं पूछना चाहता हूँ, चुनाव का समय है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जातीय जनगणना बीजेपी के हिंदू ध्रुवीकरण को भी कमजोर करेगी? क्या ये एक कारण है कि आप समर्थन कर रहे हैं? मैं आपकी बातों को सुन नहीं पाया, फिर से सर सवाल ये है कि जातीय जनगणना बीजेपी के हिंदू ध्रुवीकरण को भी कमजोर करेगी, कि क्या ये एक कारण है कि आप इसको लेकर समर्थन कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, हो सकती है। हमारी सोच पिछड़ी जातियां हैं, जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो इस जनसंख्या का अपने लाभ नहीं उठा पाती है, उनका हित करना है। सामाजिक न्याय के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचती है। भारतीय जनता पार्टी ये इसीलिए जातीय जनगणना नहीं चाहती है क्योंकि मैंने आपसे कहा, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की राजनीति करती है। आज ये फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार, कहीं कुछ भी होता है तो वो अपना ठेकेदारी लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनका तो ठेकेदारी हम ही लिए है। अरे भाई साहब, आप पूछ रहे हैं हमसे कि आपने कितनी नौकरियां दी, कितना क्यों नहीं आंकड़ा जारी किया। अब मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं? मोदी जी ने तो वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और महज 41 हजार नियुक्ति पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। तो कौन आंकड़ा नहीं जाए? अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलिए बता दीजिए, 9.5 साल में कितनी सरकार ने नौकरी दी है? भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 साल के दरमियान कितनी सरकारी नौकरियां दी और कितना आप जो है नहीं, ये तो इसका आंकड़ा तो सदन में आ चुका है और अभी परसों 51,000 बांटे, हर हफ्ते कहीं न कहीं जाकर वो बांट रहे हैं और उसके बाद आपको नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ से। 10 लाख चाचा 10 लाख बांट रहे थे, भतीजा 20 लाख बांट रहा है, भतीजा 20 लाख बांटेगा। यही तो हो रहा है, बिहार में 20 लाख नौकरी दे रहे हैं लोग। कितनी बात दिया आपने? 20 लाख केंद्र सरकार के पास खाली है नौकरियां, उनको भर्ती कर नहीं रहे। आप बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड मांगते रहते हैं, लेकिन बीजेपी भी रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। आजाद गांधी जी वो कह रही है कि 15 साल का रिपोर्ट कार्ड आप दे दें। नीतीश कुमार 15 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए देश को। साहिब जी, अब मेरी बात को सुनिए जी। सर, समय का अभाव है, संक्षेप में चाहूंगी। शॉर्ट में बोल रहे हैं कि 5 मिनट अब समय बचा है। जी सर, 5 मिनट नहीं बचे हैं, टाइम खत्म हो गया है। संक्षेप में सर प्लीज। हाँ, देखिए, आपकी घड़ी पीछे चल रही है। कुमार का जिन क्षेत्रों में जो कार्य रहा है, कई क्षेत्रों में जो ऐतिहासिक कार्य रहा, उसको हम भुला नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव जी के आने से और 4 चांद लग गया बिहार में। नौकरी का बौछार है, समझे ना, बिहार में बाहर में। ये नहीं समझ को कहाँ से समझ? पूरी कविता लिखकर लेकर आए आप भी आज डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।